हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। थर्ड सेमेस्टर में बहुत कम क्लासेस बचे हुए हैं, फिर भी बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, सर ये वाला टॉपिक रह गया है, ये वाला टॉपिक रह गया है। उसी में से एक टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन हम लोग हिंदी में पढ़ा करते थे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। आपने सुना होगा, हिंदी में कुछ ऐसा हुआ करता था, किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के गुणनफल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। भाई सीधी सी बात है, सर जी ये तो बहुत कठिन है। नहीं सर जी, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। पेपर में ये कई बार 7.5 नंबर में, 15 नंबर में आपको दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो, भाई डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है, पूरी स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट है। 10-12 घंटे आपको लगेंगे। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में आप 75 में 75 करके आओगे। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो मेरे भाई, किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने का रेट ध्यान से समझो। मान लिया कोई सब्सटेंस है जो रिएक्शन कर रहा है, ध्यान से समझना वरना ये याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। रिएक्शन करने का रेट उसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा एक्टिव मास क्या होता है। भैया एक्टिव मास का हो या सांद्रता का हो, जिसे हम लोग मोलर सांद्रता कहते हैं। मोलर सांद्रता क्या होती है भैया? एक मोल के लिए जो सांद्रता लेते हैं, कंसंट्रेशन कह दो अंग्रेजी में। तो मेरे भाई बहुत मोटा मोटा बताएं तो एक्टिव मास का हो या कंसंट्रेशन का हो, सांद्रता का हो, एक ही बात होती है। सर जी सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है? भाई कंसंट्रेशन का सबसे सीधा सीधा मतलब होता है कितना गाढ़ा है कुछ। भैया ठीक है, जैसे हम कहें, आप कहोगे सर जी थोड़ा घिनवार है, लेकिन अगर हम कहें कि भैया हमें उल्टी आई और उसके अंदर छोले और भटूरे वो सब निकल आए तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। सिर्फ पानी निकल के आया तो कंसंट्रेशन बहुत कम है। यानी कंसंट्रेशन का मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है। और कंसंट्रेशन बराबर किसके होता है भाई? एक्टिव मास के बराबर होता है, सक्रिय द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं। तो किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने का रेट, जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा भैया? एक्टिव मास पे। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। मात्रा ज्यादा है तो रिएक्शन भी ज्यादा होएगी, मात्रा है ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी, इस पर डिपेंड करेगा। तथा रिएक्शन का रेट, जो क्रिया हो रही है रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी उतनी ही रिएक्शन हो सकती है जितनी रिएक्शन करने वालों का एक्टिव मास है। जैसे हम कहते हैं ए, हम कहते हैं बी, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो इनका और इनका एक्टिव मास होगा, इन दोनों की जो गुणा होगी वो रिएक्शन के रेट के बराबर होगी। यानी रिएक्शन का रेट कितना होगा? अबे रिएक्शन का रेट निकालना सिखा चुके, कैसे निकालते हैं यार? ऐसे ही तो निकालते हैं कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। भाई सीधी सी बात है। तो अब यहां पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोगों ने माना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सबसे पहले आपको बताए दे रहे हैं कि ये जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये केवल इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था के लिए ही अप्लाई होता है। गुलबर्ड और बागे ने इसके बारे में बताया था। आसान है, समझाते हैं। देखो मान लिया एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सर जी रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में हो रही हो। जैसे मेरे भाई ये अग्र यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये रिवर्स डायरेक्शन है। और जब मेरे भाई अग्र की दर पश्च के बराबर होती है, फॉरवर्ड की दर बैकवर्ड के बराबर होती है, तब उसे इक्विलिब्रियम कह देते हैं। यानी जितनी तेजी से इन दोनों से हम इसे बना सकते हैं, उतनी ही तेजी से हम इन दोनों से इसे बना सकते हैं, तब इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम मेरे भाई। ठीक है, साम्य अवस्था कहते हैं। तो हमने मान लिया कोई एक रिएक्शन है जो भैया रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या? वहां पे इक्विलिब्रियम है। ए प्लस बी इज द रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब दोनों दिशाओं में होने वाली रिएक्शन है। बना रहा है सी प्लस डी। अब अपना नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर आपको रेट निकालना है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमने निकाला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी अग्र अभिक्रिया की दर अगर निकालें, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालें, तो अग्र यानी आगे की तरफ कौन लिखे हुए? ये लोग लिखे हुए भैया। इन पे डिपेंड करेगा कि अग्र अभिक्रिया कितनी तेज होगी। तो किन पर डिपेंड करेगा? हमने लिख दिया समानुपाती। समानुपाती का मतलब निर्भर करता है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ए का कंसंट्रेशन, भैया कंसंट्रेशन, ये जो ऐसे करके ब्रैकेट बना रहे हैं ये कंसंट्रेशन का निशान होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सांद्रता। सांद्रता का निशान होता है, इसे क्या पढ़ोगे? ए कंसंट्रेशन। संग में कौन चल रहा है? बी चल रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे भैया? बी कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन होती है वो ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये भैया द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कह रहा है। समानुपाती हटाया, एक नियतांक लगा
दिया भैया के एफ, के तो कांस्टेंट है, एफ फॉर क्या हो गया, फॉरवर्ड है भैया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही जब पीछे वाली रिएक्शन का रेट निकालेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड वाला किस पे डिपेंड करेगा भैया, जो पीछे की तरफ रिएक्शन करवाएंगे सी और डी, तो सी कंसंट्रेशन इनटू में डी कंसंट्रेशन, समानुपाती जब भी कभी हटाते हैं एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, और बैकवर्ड है तो बी लगा दिया भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गई, अग्र अभिक्रिया की दर आ गई। ये क्या आ गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी पश्च अभिक्रिया की दर आ गई। इक्विलिब्रियम पे हमने क्या बताया, जितनी तेजी से ये बनेगा भैया ऐसे करके, उतनी ही तेजी से ये आपस में मतलब कन्वर्टेबल है मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी कभी इक्विलिब्रियम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगी, तो लिख दिया एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी निकाली है, के एफ ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन, ये लिख दिया। ये कितना निकाला, के बी सी कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन। भैया के एफ ये है, के बी को नीचे ले आए, के एफ अपॉन के बी हो गया, ऊपर सी कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन, बटे में चला गया ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन। के एफ अपॉन के बी को बना देते हैं के सी, ये जो इंतजाम है इसे कह देंगे के सी, और के सी यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, उससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, Kc से लिखते हैं। और बताओ Kc का मान कितना है, बताओ ये मान है कितना है, बताओ C कंसंट्रेशन इनटू में D कंसंट्रेशन बटे में A कंसंट्रेशन इनटू में B कंसंट्रेशन। यानी एक चीज आपको और सीखने वाली है, रिएक्शन क्या थी बताओ, रिएक्शन थी A ने क्रिया करी थी B से, ने बनाया था C और बनाया था D। जब हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला तो क्या आया, देखो बाद वाले ऊपर आ गए, ध्यान से देखो, सी और डी बाद में थे तो बाद वाले ऊपर आ गए, पहले वाले नीचे चले गए। कोई दिक्कत मेरे भाई, तो जब भी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो आज से एक डायलॉग याद करो, बाद वाले ऊपर, पहले वाले नीचे, और अगर कुछ गुणे में चल रहा है तो उसे पावर में लिखते हैं भाई, ठीक है। यहां पे हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं ताकि कहीं आप फंसो तो आपको पता हो। जैसे मान लिख दे रहे हैं N2 प्लस का 3H2 इज द रिवर्सिबल 2NH3 लिख दिया हमने, ठीक है। कोई कहे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc निकालो, तो हमने आपसे क्या कहा, बाद वाले ऊपर, तो देखो बाद वाले ऊपर NH3 ऊपर आ गया, पहले वाले नीचे, तो देखो N2 नीचे आ गया और भैया H2 नीचे आ गया, ठीक है। और अगर कुछ गुणे में चल रहा है, गुणे में NH3 के कितना चल रहा है 2, तो ये पावर में, H2 के गुणे में कितना चल रहा है 3, तो ये पावर में। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं हम लोग। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है कि जितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं पर डिपेंड करेगा उनका रेट। अरे सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में अगर 4 कमाने वाले हैं तो तुम्हारे घर का रेट भी उन 4 पे ही डिपेंड करेगा। तो वैसे ही किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है निर्भर करती है, तथा अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के एक्टिव मासेस यानी सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। तो हमने फॉरवर्ड पर डिपेंड करा दिया, बैकवर्ड पर डिपेंड करा दिया, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बराबर रख दिया, KF अपॉन KB को क्या KC बना दिया, KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है जो छूट गया है, एक आध पेपर एनालिसिस अभी आपको और देने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है भाई, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब कुछ पढ़ाया है, पहले दिन से देखना शुरू करो। आज लगभग 32 या 33 वाला दिन होगा, तो यानी उम्मीद करते हैं सब कुछ बहुत कायदे से आपने पढ़ लिया होगा। किसने ये पूरी सीरीज देखी है कमेंट करके बताओ। और भैया इसके फ्री कंप्लीट नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे। टेलीग्राम चैनल अपना बी डिकेडियन BSc, वो ओरिजिनल चैनल है जिसपे 57,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, तो फेक चैनल से थोड़ा सा बच के रहना है। बाकी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।